हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे चैनल ज्योति फन व्लॉग पर। तो आप सब देख रहे हैं दर्द से मोहब्बत भाग 129। तो इससे पहले इस कहानी के 128 भाग अपलोड हो चुके हैं चैनल पर। प्लीज़ आप सब लोग ज़रूर पढ़ लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं। आप सब ने अब तक पढ़ा था अंशिका और दक्ष की शादी टूटने से बंदरों की टुकड़ी खुशी से नाच रही थी। नील अपने पूरे परिवार को देखकर मुस्कुरा रहा था। नील ने भी मन ही मन कहा कि भगवान, मेरे परिवार को कभी भी किसी की नज़र न लगे। मेरे बच्चे, मेरे भाई सब ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहे। इतना बोलकर नील की आंखें हल्की हल्की सी नम हो गई थी। तो चलिए देखते हैं अब आगे इस कहानी में क्या होने वाला है। तो अंशिका अपने भाइयों को देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी। उसे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। सब एक दूसरे के साथ नाच रहे थे, लेकिन अंशिका उनके साथ नाच नहीं रही थी। एक तो उसका लहंगा इतना ज़्यादा भारी था और ऊपर से अंशिका की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं था कि उसकी और दक्ष की शादी अब रुक चुकी है, जिसके चलते बस अब चुपचाप से वो खड़ी होकर अपने भाइयों को ही देख रही थी। और तभी दक्ष उसके पास आता है और फिर उसने अंशिका की कलाई पकड़कर अपने साथ खींच कर आगे उसे लेकर आया और बोलता है कि ए बंदरिया, अब तो शादी नहीं हो रही है ना हम दोनों की, तो ऐसे चुपचाप से क्यों खड़ी हो? अब क्यों अपने चेहरे पर 12 बजा रखे हैं तुमने? चल डांस करते हैं साथ में। तो दक्ष के अब अप्रोच करने पर अंशिका भी डांस करने लगती है उन सभी के साथ। निव्यांश भी चाहता था कि नियति भी अब उसके साथ आकर डांस करे, लेकिन उसके सामने वो अभी नियति को खींचकर सबके सामने नहीं ला पा रहा था। तो निव्यांश अभी डांस करता हुआ संकल्प से बोलता है कि यार, स्नो वाइट को भी लेकर आना, हम सबके साथ डांस करेगी वो। तो संकल्प भी अब डांस करता करता स्नो वाइट के पास गया और फिर उसने स्नो वाइट का हाथ पकड़कर कहा कि स्नो वाइट, तुम भी यहाँ पर चुपचाप से क्यों खड़ी हो? चलो ना, साथ में डांस करते हैं हमारे साथ। तो स्नो वाइट भी अब सबके साथ मिलकर डांस करने लगी थी। चारों ही अब बहुत ज़्यादा खुशी खुशी डांस कर रहे थे। सब मस्ती में डांस कर रहे थे। इतना सारा हंगामा होने के बाद भी फाइनली अब खुशी के कुछ पल साथ में सब बिता ही रहे थे। इधर दूसरी तरफ शोभित ने भी गाड़ी सचादेवा हाउस के बाहर आकर रोकी। शिखा, जो कि अभी बहुत ही ज़्यादा उदास होकर पार्टी में गई थी और उसके चेहरे पर तो अब बड़ी सी मुस्कुराहट आ चुकी थी। आखिर मुस्कुराहट होती भी क्यों नहीं, अब अरमान और अंशिका के रिश्ते को अब बहुत ज़्यादा चांसेस जो बढ़ गए थे। अब तो शायद उन दोनों की शादी हो सकती थी, जबकि शोभित कहीं ना कहीं इस बात से खुश नहीं था। उसे रुद्र के लिए भी बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था। शोभित अब गाड़ी से बाहर उतरता हुआ बोलता है कि अब तो तुम बहुत ज़्यादा खुश होना सीखा। तो शिखा ने भी मुस्कुरा कर हाँ में अपनी गर्दन हिलाते हुए कहा कि हाँ बिल्कुल, बहुत ज़्यादा खुश। अब तो अंशिका को मैं इस घर की बहू बनाकर ही लाऊंगी। तो शोभित भी अब मुंह बनाकर घर के अंदर चला गया और फिर शिखा भी खुश होती हुई शोभित के पीछे पीछे घर के अंदर आ जाती है। तो शिखा भी जैसे ही घर के अंदर आई, वो चिल्लाते हुए बोलती है कि अरमान, अरमान, रोहान, जल्दी से बाहर आओ तुम दोनों, एक गुड न्यूज़ है तुम दोनों के लिए, जल्दी से बाहर आओ। तो शोभित तो अब सोफे पर आकर बैठा हुआ अपने शूज़ को रिमूव कर रहा था और फिर शिखा को ऐसे देख रहा था कि जैसे वो कितना ज़्यादा एक्साइटेड होकर अपने बच्चों को गुड न्यूज़ देने वाली है। तो शोभित ने मन ही मन कहा कि इतनी खुश तो तब भी नहीं हुई थी जब मैं यहाँ पर वापस आया था इससे मिलने के लिए, लेकिन आज इतनी ज़्यादा खुश है कि पूछो ही मत इससे। फाइनली इसके बेटे का दिल जो टूटने से बच गया है, इसीलिए ये इतना ज़्यादा खुश है। तो शिखा की आवाज़ सुनकर रोहान अब शिखा के पास आया और बोलता है कि क्या हुआ है माँ, क्या गुड न्यूज़ है, आप ऐसे चिल्ला क्यों रही हैं? तो शिखा बोलती है कि रोहान, अंशिका और दक्ष की शादी टूट गई है। और ये सुनते ही रोहान पहले तो बहुत ज़्यादा हैरान हुआ और फिर उसने शिखा से कंफर्म करते हुए कहा कि क्या बात कर रही हो माँ, सच कह रही हो ना आप कि उन दोनों की शादी टूट गई है? तो शिखा ने भी हाँ में अपनी गर्दन हिलाकर कहा कि हाँ हाँ बिल्कुल सच कह रही हूँ मैं। वहाँ तो बस बहुत ज़्यादा बवाल मचा हुआ है ना। ना लड़का सगाई करने के लिए तैयार था और ना ही अंशिका के भाई और फिर सिवाय रुद्र भैया के वहाँ पर कोई भी इस रिश्ते को पसंद ही नहीं कर रहा था। और ये सुनते ही रोहान तो एकदम से खुश हो गया और फिर उसने भी अरमान को आवाज़ लगाते हुए कहा कि अरमान, अरमान सुन, अरमान जल्दी से नीचे आओ, तुम्हारे लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है। तो अरमान भी अब अपने कमरे से निकलकर बहुत ही ज़्यादा उदास मन से बाहर आया। तो उसने अपनी माँ और अपने भाई को देखा और फिर पूछा कि क्या हुआ है, तुम दोनों मुझे ऐसे बुला क्यों रहे हो? तो रोहान भी खुश होकर बोलता है कि अरे दक्ष और अंशिका की सगाई टूट गई है।
और ये सुनते ही अरमान की आंखें तो हैरानी से फैल गई थी और उसके कान एकदम से सुन्न हो गए। अरमान ने भी कंफर्म करते हुए कहा कि ये क्या बात कर रहे हो तुम? तो शोभित बोलता है कि हाँ हाँ, टूट गई है उस बच्ची की सगाई, लग गई तुम तीनों माँ बेटों को उसकी नजर। तो शिखा ने भी अब थोड़ा सा गुस्से में शोभित को देखा, जैसे अभी उसे खा जाएगी, और फिर अरमान को देखकर मुस्कुरा कर बोलती है कि तेरे पापा तो बस ऐसे ही बोलते रहते हैं, तू खुश है ना बेटा? तो अरमान ने भी अपने दोनों हाथ फैलाकर स्टाइल मारते हुए कहा कि खुश, मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ माँ। इतना कहकर अरमान भी अब जल्दी जल्दी से सीढ़ियों से होता हुआ नीचे आ गया और फिर अपनी माँ के दोनों हाथ पकड़कर उसे घूमाते हुए बोलता है कि माँ माँ बस आप पापा को कैसे भी करके मेरा रिश्ता लेकर प्रताप हाउस में भेज दो आप, फिर तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो रोहान ने भी अब अरमान के कंधे पर हाथ मार कर कहा कि क्यों नहीं, अब तो अंशिका डोली में बैठकर सचादेवा हाउस में ही आएगी, तुझे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है ना पापा? तो शोभित ने भी कुछ भी नहीं कहा। तो शिखा भी फिर से बोलती है कि छोड़ो ना अपने पापा को तुम सब, तुम्हारे पापा का तो मुँह ही ऐसा है। अब मैं अपनी बहू को लेके बहुत ज़्यादा खुश हूँ, मैं अपनी बहू के लिए बहुत ज़्यादा शॉपिंग करूँगी, बस जल्दी से जल्दी अरमान और अंशिका का रिश्ता पक्का हो जाए। तो अरमान तो भी नाचता हुआ बहुत ही ज़्यादा खुश होकर बोलता है कि हाँ हाँ माँ, अब कुछ भी करके अंशिका को इस घर में लेकर आना ही है ना आपको? तो अरमान ने भी अब अपनी माँ के भी हाथ पकड़कर उसे नचाने की कोशिश की और फिर शिखा भी अरमान के साथ नाचने लगती है। वो तीनों ही माँ बेटी बहुत ज़्यादा खुशी से नाच रहे थे। शिखा ने भी फिर से रूहान का हाथ पकड़कर उसे भी डांस करने के लिए अप्रोच किया। तो तीनों ही माँ बेटी अब अच्छे से फिर से डांस करने लगे थे। तभी एक नौकर भी अजीत जी की व्हीलचेयर खींचता हुआ हॉल में लेकर आ जाता है। तो अजीत जी को देखकर शोभित बोलता है कि देख रहे हो ना पापा, आप घोर कलयुग आ गया है, घोर कलयुग। किसी लड़की की सगाई टूट गई है और ये तीनों माँ बेटे सेलिब्रेट कर रहे हैं, इतनी ज़्यादा खुशियाँ मचा रहे हैं, नाच रहे हैं, इन्हें ना बिल्कुल भी शर्म नहीं है। तो अजीत जी को भी अब अरमान अंशिका के बारे में सब कुछ पता था, उनके चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ गई थी। तो अजीत जी भी अब काफ़ी हद तक ठीक हो गए थे। तो अपने बच्चों को इतना ज़्यादा खुश देखकर अजीत जी को भी बहुत अच्छा लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो स्वर्ग में बैठे हों और सारी खुशियाँ उन्हीं के पास हों। इन्हें इतनी खुशियाँ तो शायद कभी ही देखने को मिली ही नहीं थी। उनकी सांसें चल रही थी, वरना जितना कुछ उन्होंने और शिखा ने झेला था, अब तक तो वो दोनों ही जिंदगी से हार मान चुके थे। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि वो कभी खुश भी होंगे। तो शिखा ने अभी शोभित की बाजू पकड़कर उन्हें भी सोफे से उठाकर कहा कि कम से कम हमारी खुशियों में शामिल तो हो जाओ ना आप, कद्दू सा मुंह बनाकर बैठे रहोगे क्या? आइए साथ में बैठकर डांस करते हैं। तो शोभित अभी डांस तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहता था, लेकिन अपने परिवार को इतना ज़्यादा खुश देखकर वो भी अब शिखा के साथ थोड़ा थोड़ा सा डांस करने लगा था। जहाँ पर सचादेवा हाउस में अभी इतनी ज़्यादा खुशियाँ, वहीं प्रताप हाउस में भी खुशी में सब एक दूसरे के साथ पागल होकर डांस कर रहे थे। सारे ही भाई आपस में मिलकर धमाल चौकड़ी मचा रहे थे, सभी सब बहुत पागलों की तरह नाच रहे थे। नील सबको देख रहा था। अवनी ने जाकर नील को साइड से गले लगा लिया और फिर नील ने भी अपनी बाहें अवनी पर लपेट दी। तो नील ने भी फिर से अवनी के माथे को चूमकर बहुत ही प्यार से कहा कि बस बस खुश ना, मैंने कहा था ना कि ये सगाई नहीं होगी, लेकिन तुम तो हो जो राशन पानी लेकर बस मुझ पर ही चढ़ गई थी, मुझे ही डांट रही थी, मुझे ही मार रही थी। तो अवनी भी अब अपने परिवार को देखकर बोलती है कि बस बस हमारे परिवार को अब किसी की भी नज़र न लगे नील, मुझे यही चाहिए। तभी नील की नज़र गेट पर गई, जहाँ पर टिया खड़ी हुई थी। टिया को देखकर नील बोलता है कि लो लग गई नज़र हमारे परिवार को। तो अवनी ने भी हैरान होकर नील को देखा और फिर उसकी भी नज़र अब घर के मेन गेट पर जाती है, जहाँ पर टिया खड़ी हुई थी। टिया को देखकर अवनी के माथे में तो अब थोड़ी ही पड़ गई थी, उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया था। टिया अब अंदर आती है और पीछे पीछे उसके पेरेंट्स भी अंदर आ गए थे। तो टिया के पेरेंट्स को देखकर नील को लगा कि शायद अब तो कुछ ना कुछ गड़बड़ होने ही वाली है। तो नील ने भी शुभ को इशारा किया और फिर शुभ ने भी वहाँ जो म्यूजिक बज रहा था उसे जल्दी से जाकर बंद कर दिया, और बंद होते ही सारे बंदरों की टुकड़ी एक साथ बोलते हैं कि अबे किसने बंद कर दिया है ये म्यूजिक, तो अभी तो बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था ना। तो टिया ने अभी बंदरों की टुकड़ी की तरफ देखते हुए कहा कि क्या बात है, तुम सब तो अकेले ही अकेले खुशी सेलिब्रेट कर रहे हो, मुझे अपनी खुशियों में शामिल नहीं करोगे क्या? मुझे भी अपनी खुशियों में शामिल कर लो। तो संकल्प तो अभी टिया से सबसे ज़्यादा चिढ़ता था, उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता था टिया का शक्ल देखकर। तो क्योंकि टिया ने उस पर इतना घटिया
घटिया इल्जाम जो लगा दिया था। संकल्प भी स्टाइल मारते हुए बोलता है कि नहीं, अकेले अकेले कहाँ खुशी सेलिब्रेट कर रहे हैं, देखो ना मेरे सारे भाई मेरे साथ हैं जो खुशी सेलिब्रेट कर रहे हैं। नील ने भी संकल्प को घूर कर देखा और फिर संकल्प एकदम से चुप हो गया। धैर्य ने भी धीरे से संकल्प के कानों में जाकर कहा कि संकल्प, वो टीवी सीरियल में देखते नहीं हो ना, कुछ ना अच्छा होता है तो कोई ना कोई चुड़ैल आ ही जाती है और फिर सब कुछ रोक देती है। बस वही है जो हमारे घर में भी आ रहा है। हमारे घर में भी ना बिल्कुल वैसा ही होता है। अच्छा खासा हम सब मिलकर नाच रहे थे, अंशिका की खुशी सेलिब्रेट कर रहे थे और पता नहीं ये चुड़ैल कहाँ से आ गई है हम दोनों की खुशियों को नष्ट करने के लिए। तो धैर्य की बात सुनकर अब सब दबी हुई हंसी हंसने लगे और नील ने सबको फिर से घूर कर देखा और फिर सब फिर से शांत हो गए। और फिर नील आगे आया, उसने टिया के पेरेंट्स का वेलकम करते हुए कहा कि आइए आइए मिस्टर आहूजा, आइए बैठिए। आप ना इंडिया कब आए बताया नहीं आपने। तो मिस्टर आहूजा आगे आए और फिर नील को देखकर थोड़ा सा एटीट्यूड के साथ बोलते हैं कि मिस्टर नीलकंठ प्रताप सिंह जी, मुझे ना आपसे ये उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि आपका परिवार ऐसा होगा। मैंने अपनी बेटी की शादी आपके बेटे से बस ये सोच कर की थी कि मेरी बेटी को एक अच्छा संस्कारी परिवार मिल जाएगा, मेरी बेटी यहाँ पर अच्छे से खुश रहेगी। लेकिन आपने तो मेरी बेटी को अपने परिवार से ही अलग कर दिया है। आज आप अपनी बेटी की खुशियों को सेलिब्रेट कर रहे हैं और आपने तो मेरी बेटी को ही बुलाया नहीं, आपने मेरी बेटी को ही इस परिवार से अलग करके रखा है। तो नील अभी कुछ भी नहीं बोलता है। ऐसा नहीं था कि वो टिया को इनवाइट नहीं करना चाहता था, लेकिन टिया की हरकतें ही कुछ ऐसी थी कि उसे प्रताप हाउस में बुलाया जाता, ये ऐसा कुछ सोच ही नहीं सकते थे सब। वैसे भी टिया को देखकर कोई भी खुश नहीं रहता था। तो नील ने भी बातों को संभालते हुए कहा कि नहीं मिस्टर आहूजा, ऐसी कोई बात नहीं है, आप ना बातों को समझ नहीं रहे, आप बैठो फिर मैं आपको सब कुछ समझाता हूँ। आहूजा ने कहा कि नहीं मिस्टर नीलकंठ प्रताप सिंह जी, मैं यहाँ पर बैठने के लिए नहीं आया हूँ, मुझे ना आपसे कुछ सवाल करना है, मैं आपसे यहाँ पर कुछ पूछने के लिए आया हूँ। आखिर आपने मेरी बेटी को अपने परिवार से अलग क्यों किया है? आपने मेरी बेटी को यहाँ पर क्यों नहीं रखा है? अलग किया तो किया, आपने मेरी बेटी को अपनी खुशियों में भी शामिल नहीं किया। ऐसा क्या कर दिया था मेरी बेटी ने? मैंने तो सुना था कि प्रताप खानदान संस्कारों में सबसे ज़्यादा आगे है, वो कभी किसी के साथ कुछ गलत नहीं करता है। लेकिन अपनी आंखों से देख कर तो मुझे भी नहीं लगता है कि निहाल भी फिर आगे आया और बोलता है कि ऐसा नहीं है मिस्टर आहूजा, आप तो जानते ही नहीं है परिवार में अनबन हो जाती है, बस इसी वजह से हमने निव्यांश और टिया को एक फ्लैट में शिफ्ट होने के लिए कह दिया था, बाकी और कोई प्रॉब्लम नहीं है हमारे परिवार में। इसका मतलब ये तो नहीं है कि हम टिया को अपनी बहू नहीं मानते हैं या फिर ये हमारे परिवार का हिस्सा नहीं है। अगर बहू मानते हो तो मेरी बेटी को यहाँ पर क्यों नहीं बुलाया? जवाब दो ना मुझे, क्यों नहीं बुलाया आज मेरी बेटी को? मिस्टर आहूजा ने भी लगभग चिल्लाते हुए गुस्से से कहा। तो नील निहाल अब दोनों ही शांत हो गए थे। तो दोनों के पास अब कोई भी जवाब नहीं था। दोनों ही जानते थे कि टिया अपने पापा को भड़का कर यहाँ पर लेकर आई है और तभी वो इतना ज़्यादा गुस्से से चिल्ला कर बात कर रहे हैं। टिया ने उनमें न जाने उनके बारे में क्या क्या बोला था। निव्यांश शादीशुदा है, ये सुनकर नियति की तो जैसे जान ही निकल गई थी। नियति भी अब आंखें फाड़े बस निव्यांश को ही देखे जा रही थी और निव्यांश जो सिर झुका कर खड़ा हुआ था। निव्यांश ने कभी भी नहीं सोचा था कि उसका सच नियति के सामने ऐसे आ जाएगा। तो नियति ने भी अब बंदरों की टुकड़ी की तरफ देखा और फिर बंदरों की टुकड़ी ने भी सिर झुका लिया था। नियति से अब खड़ा होना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा था। उसे तो अब बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा था। उसका मन तो ये कर रहा था कि वो अभी जिया के गले लगकर फूट फूट कर रोने लगे। उसके पास अभी कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं था, क्योंकि वो सिचुएशन ऐसी नहीं थी कि नियति रोती। नियति को अब कुछ भी करके अपने आप को कुछ भी करके मजबूत बनाना था। वो वहाँ पर किसी के सामने रोकर नहीं दिखाना चाहती थी, लेकिन फिर भी उसकी आंखों से आंसू बहने लगे थे। नियति वहीं सोफे पर बैठ गई, जैसे उसे ऐसा लग रहा था कि आज उसकी दुनिया ही लुट गई हो, उसके अंदर जान ही ना बची हो। वो तो बहुत ज़्यादा खुश थी कि शायद निव्यांश की फैमिली उसे एक्सेप्ट कर लेगी और वो खुशी खुशी अपनी ज़िंदगी निव्यांश के साथ बिताएगी। उसके साथ शादी करके वो हमेशा निव्यांश के साथ खुश रहेगी। लेकिन निव्यांश तो पहले से ही शादीशुदा था। ये बात तो नियति ने कहीं से नहीं, सपने में भी नहीं सोची थी कि वो पहले से ही शादीशुदा होगा। रुद्र और किट्टू ने भी आहूजा के चिल्लाने की आवाज़ सुनी तो दोनों की आंखें अब हैरानी से फैल गई थी। रुद्र अभी फिर से इरिटेट होकर बोलता है कि यार मैं पागल हो जाऊंगा, पागल लिटिल खरगोश, मुझे ना समझ में नहीं आता है कि हमारा घर ना हिंदी टीवी सीरियल जैसा क्यों बनता जा रहा है। बस यहाँ पर एक ना एक नया ड्रामा होता ही रहता है, एक प्रॉब्लम खत्म नहीं होती है कि दूसरी आ जाती है। इतना कहकर रुद्र अभी उस कमरे से बाहर निकलने लगा तो किट्टू ने उसकी कलाई पकड़कर उसे रोकते हुए कहा कि रुद्र मेरी तरफ देखो आप। तो रुद्र ने भी गुस्से में किट्टू की तरफ देखा तो किट्टू भी आगे बढ़कर
रुद्र को अपने गले लगाकर बोलती है कि शांत हो जाओ, प्लीज़ आप शांत हो जाओ ना, आप ना कुछ भी नहीं बोलोगे उन्हें। जब तक हम सब एक हैं ना, तब तक कोई भी प्रॉब्लम हमारे घर में ज़्यादा देर तक टिक ही नहीं सकती है। आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो रुद्र ने भी किट्टू को गले लगा लिया और फिर अपना गुस्सा कंट्रोल करने की कोशिश करने लगा। और फिर थोड़ी देर के बाद दोनों ही बाहर आ जाते हैं। तो आहूजा ने कहा कि तुम सब मेरी शक्ल क्यों देख रहे हो, ऐसे क्या देख रहे हो तुम सब, बताते क्यों नहीं हो कि तुमने मेरी बेटी को इस लायक भी नहीं समझा कि मेरी बेटी को आज आज किसी फंक्शन में भी इनवाइट किया जाता, या अपनी बेटी की खुशी में थोड़ी सी खुशी उसे भी दे देते। तो रुद्र भी गुस्से में आगे आकर बोलता है कि मिस्टर आहूजा, हम आपकी बहुत ज़्यादा इज्जत करते हैं, इसीलिए शांत है, लेकिन आप हमारी चुप्पी का गलत मतलब निकाल रहे हैं, समझे आप जानते भी हैं आप किसके घर में खड़े होकर क्या बोल रहे हैं, आप किससे जवाब मांग रहे हैं, आपको कुछ होश भी है या फिर नहीं। मिस्टर आहूजा ने भी अब रुद्र की तरफ देखा और फिर अपनी सुलगती हुई आंखों से कहा कि जानता हूँ मिस्टर रुद्राक्ष प्रताप सिंह जी, सब कुछ जानता हूँ मैं। जो जवाब तुम लोग मुझे नहीं दे रहे हो ना, उसका जवाब मैं तुम्हें देता हूँ। पहले तुम्हारे इस घटिया बेटे संकल्प ने मेरी बेटी पर गंदी नजरें रखी और फिर तुम सब ने मिलकर मेरी ही बेटी को इस घर से निकाल दिया, और फिर तुम्हारा ये बेटा निव्यांश, ये मेरी बेटी के साथ घर में रहता भी नहीं है, ये तो कहीं और ही अपनी दुनिया बसा लेता है। और आप मुझे बता सकते हैं कि आपका बेटा मेरी बेटी के साथ क्यों नहीं रहता है, बताइए मुझे। हफ्ते में 1 बार या 2 बार ही ये उस फ्लैट में जाता है। मेरी बेटी इंतज़ार करते करते थक जाती है, उसे बहुत ज़्यादा रोना आता है। मेरी बेटी दिन रात तुम्हारे बेटे के लिए रोती रहती है और तुम्हारा बेटा जो बाहर मुँह मारता फिरता है। इतना कहकर मिस्टर आहूजा ने भी निव्यांश की तरफ घूर कर देखा। वानर सेना भी अब अपने गुस्से को कंट्रोल करने की पूरी कोशिश कर रही थी। वानर सेना से भी अब अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं हो रहा था, क्योंकि अब मिस्टर आहूजा ने ज़रूरत से ज़्यादा ही बोलने लगे थे। तो मिस्टर आहूजा को लगता था कि शायद उनकी बेटी टिया तो बहुत ही ज़्यादा साफ सुथरी है, बहुत ही ज़्यादा संस्कारी है, लेकिन वानर सेना अच्छे से जानती थी कि टिया कितनी ज़्यादा साफ सुथरी है। वो तो हर पल उसे दिन को कोसते थे कि जब उन्होंने निव्यांश की शादी टिया से गलती से कर दी थी। और तभी टिया भी आगे आती है और फिर बोलती है कि पापा ये लोग क्या बताएंगे, मैं बताती हूँ आपको। निव्यांश मेरे साथ शादीशुदा जिंदगी क्यों नहीं बिताना चाहता है, वो क्यों मेरे साथ नहीं रहना चाहता है, क्योंकि निव्यांश इस गूंगी बहरी लड़की से प्यार करता है। और इतना कहकर टिया ने नियति की तरफ इशारा किया और फिर नियति, जो पहले से ही जैसे तैसे खुद को संभाल रही थी, अपने आंसुओं को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी, उसके दिल की धड़कनें तो अब एकदम से तेज हो गई थी। उसे ऐसा लगने लगा था कि अब तो पूरा प्रताप परिवार उसे ही ब्लेम करेगा। सब यही सोचेंगे कि जिस थाली में नियति ने खाया था उसी में छेद कर दिया था, अब सब उसे गलत समझेंगे। टिया भी फिर से आगे आई और फिर फोन निकाल कर कुछ फोटोग्राफ्स अपने पापा को दिखाते हुए बोलती है कि ये देखिए पापा, इस लड़की के साथ ये मॉल में शॉपिंग करने जाते हैं, इस लड़की के साथ ये डेट पर भी जाते हैं, और तो और इस लड़की का जिस दिन ऑपरेशन हुआ था ना, उस दिन में ये सारे भाई हॉस्पिटल में ही मौजूद थे। इस लड़की के लिए इन्हें इतनी ज़्यादा फिक्र होती है। मुझे तो ना समझ में ही नहीं आता है कि जब निव्यांश ने एक रखेल रखी हुई है तो मुझे ये क्यों धोखा दे रहे हैं, क्यों इन्होंने मुझे धोखा दिया है, मुझे डाइवोर्स क्यों नहीं दे देते हैं ये। तो टिया ने अभी फिर से नियति को देख कर कहा कि और ये लड़की ना, इससे ज़्यादा बेशरम लड़की तो मैंने आज तक कभी देखी ही नहीं है। शादीशुदा इंसान के साथ ऐसे घूमती फिरती है, उसके साथ डेट पर जाती है, आखिर जाएगी भी क्यों नहीं। ये ना ठहरी तो अनाथ ही है ना, अनाथ है ये। और निव्यांश जो ठहरा इतना अमीर इंसान, इसे तो निव्यांश के पैसे इकट्ठा करने में मज़ा आता है, और क्या ये चाहेगी इनसे। आपको पता है पापा, नियति के इलाज में कितने ज़्यादा पैसे लगे हैं, वो सारे पैसे निव्यांश ने ही भरे हैं। इसे तो बैठे बैठा ही इलाज भी मिल गया। ये तो निव्यांश का एहसान मानकर उसके साथ न जाने कितनी बार बिस्तर पर सो भी चुकी होगी और उसकी ज़रूरतों को पूरा भी करती होगी। ये मैं ना इस लड़की को छोड़ूंगी नहीं। ये सारे लोग बस बाहर से ही दिखावा करते हैं कि ये बहुत ही ज़्यादा संस्कारी हैं, बहुत ही ज़्यादा इज्जत वाले हैं, लेकिन अंदर से बहुत ही ज़्यादा घटिया परिवार है ये। मुझे ना इनके साथ रहना ही नहीं है। और ये सुनते ही नियति, जो कि जैसे तैसे बैठी थी, वो फिर से खड़ी हो गई और फिर उसकी आंखों के आंसू तो अब झरने की तरह बहने लगे थे। वो तो सर झुकाकर बस फर्श को ही देखे जा रही थी और लगातार उसके आंसू टपक रहे थे। किसी को भी देखने की इसके अंदर हिम्मत ही नहीं हो रही थी। नियति भी मान चुकी थी कि अब सब उसकी ही गलती निकालेंगे, सब उसे ही गलत समझेंगे, कोई भी उसका साथ नहीं देगा वहाँ पर। आखिर वो उसकी फैमिली थोड़ी ना थी जो उसका कोई भी वहाँ पर साथ देता। वो तो निव्यांश की फैमिली थी, शहर की अमीरों में से एक फैमिली थी। तो नियति को अब ऐसे देखकर टिया ने फिर से उसे दबाते हुए कहा कि अब आंखें झुकाकर ऐसे रो क्यों रही हो, ऐसे
दिखावा क्यों कर रहे हो, जैसे इसकी कोई गलती ही नहीं है, जैसे ये कुछ जानती ही नहीं है। इसी के साथ तो ज़बरदस्ती ही सबने रिश्ता जोड़ लिया हो। तो निव्यांश शादीशुदा है, तुम जैसी लड़की तो बस अमीर लड़का ही चाहती है ना, उसके पैसे चाहती हैं, उसके लिए तुम कुछ भी करोगी, है ना? वही तुम कर रही हो। अरे तुम तो इतनी घटिया हो, अगर निव्यांश का दिल तुमसे भर गया ना तो तुम उसके दूसरे भाइयों को भी ज़रूरत पूरा करने लगोगी, कोई भी कसर नहीं छोड़ोगी उनकी ज़रूरतों को पूरा करने में। तो टिया ने भी इतना ही कहा था कि तभी एक जोरदार थप्पड़ टिया के गाल पर आकर लगता है और पूरी प्रताप फैमिली ने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली थी। टिया का चेहरा तो अब एक साइड पर हो गया था। टिया ने अपनी नज़र उठाकर देखा तो वो थप्पड़ अभी किट्टू ने मारा था, जो अभी काफ़ी ज़्यादा गुस्से से उसे देख रही थी। टिया भी सुलगती हुई आंखों से अब किट्टू को देखे जा रही थी। इतने में ही किट्टू ने एक और थप्पड़ टिया के गाल पर जड़ दिया था और फिर टिया का चेहरा फिर से एक साइड पर हो गया था। उसकी आंखों में तो अब गुस्सा उतर आया था। टिया ने भी किट्टू को देखकर गुस्से से कहा कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर हाथ उठाने की, तुमने मुझे थप्पड़ मारा है। इतने में ही किट्टू ने एक और थप्पड़ रसीद करते हुए कहा कि ऐसे ऐसे मारा है मैंने तुम्हारे थप्पड़। तो टिया को अभी लगातार किट्टू ने 3 थप्पड़ मार दिए थे। टिया को नहीं पता था कि वो सौम्या पुरोहित की बेटी है। सौम्या पुरोहित ने भी एक बार शांत राठौड़ को ऐसे ही थप्पड़ पर थप्पड़ मारे थे, जो कि उसकी सजा पहली बार ही उसे मिली थी। टिया भी फिर से गुस्से में कुछ बोलने को ही की, तभी किट्टू ने अपना हाथ फिर से उठा लिया था, लेकिन इस बार अवनी ने उसका हाथ पीछे से पकड़कर कहा कि किट्टू पागल हो गई हो क्या तुम। टिया को लगातार किट्टू ने अभी 3 थप्पड़ मार दिए थे। तो टिया को अभी ये भी नहीं पता था कि वो सौम्या पुरोहित की बेटी है। सौम्या पुरोहित ने भी एक बार शांता राठौड़ को ऐसे ही थप्पड़ पर थप्पड़ मारे थे। तो टिया भी फिर से कुछ बोलने को ही थी कि तभी किट्टू ने अपना फिर से हाथ उठा लिया उसे मारने के लिए। तभी अवनी ने फिर से उसका हाथ पकड़कर कहा कि किट्टू तुम पागल हो गई हो क्या, तुम ऐसे इसे नहीं मारो प्लीज़, तुम ऐसा क्यों कर रही हो, हमारे संस्कारों में ये नहीं है। तो किट्टू भी बोलती है कि छोड़ो छोड़ो दी, इसकी बकवास हम ना बहुत देर से सुन रहे हैं, अब इसकी बकवास का जवाब देने का टाइम आ गया है। अवनी बोलती है कि किट्टू पागल मत बनो, तुम ऐसे इसे क्यों मार रही हो, हमारे घर की बहू है, बहुत सारी बहुएं हैं, ऐसे मत मारो तुम्हारे हाथ दुखेंगे, अब तो 2 थप्पड़ मैं भी मारूंगी इसे। इतना कहकर अवनी भी आगे आई और फिर उसने भी लगातार 2 थप्पड़ टिया के गाल पर जड़ दिए थे और टिया को तो अब बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। मिस्टर आहूजा तो अब बस आंखें फाड़े अपनी बेटी को ही देखे जा रहे थे। उसकी बेटी को 5 थप्पड़ लग चुके थे और उसकी बेटी का गाल एकदम से लाल हो गया था, लेकिन मिस्टर आहूजा कुछ बोल नहीं पा रहे थे, वो तो बस शांति से टिया को देख रहे थे। तभी टिया, उसे तो अब इतना समझ में आ ही गया था कि उसने अगर अब कुछ भी उल्टा सीधा बोल दिया ना तो नव्या और देशा भी उसकी पिटाई कर देंगी, उसे बहुत ज़्यादा मारेंगी। तो टिया को मारने का मन तो अब जिया और वृंदा का भी बहुत ज़्यादा कर रहा था, मगर अभी वो चुपचाप रहती हैं। लेकिन जिया इसीलिए चुप रह रही थी क्योंकि वो उनकी फैमिली का मैटर नहीं था। दोनों ही देवरानी जेठानी हाथ बांधकर बोलती हैं कि हम सुन रहे हैं, तो कुछ भी बकवास करती जाओगी क्या तुम कुछ भी जो भी मन में आएगा वो बोलोगी। तभी दिशा आगे आकर बोलती है कि अवनी, मैं भी ना एक थप्पड़ मार ही देती हूँ इसे, इसने तो मेरे संकल्प को इतना ज़्यादा घटिया इल्ज़ाम लगाया था, जबकि सब जानते हैं कि मेरा संकल्प ऐसा है ही नहीं, मैं भी मार दूं क्या अवनी दीदी इसे एक थप्पड़। तो अवनी ने भी दिशा को देखकर कहा कि पूछ क्या रही हो, लगा दो ना खींचकर एक थप्पड़ इसके गाल पर। तभी मिस्टर आहूजा बोलते हैं कि खबरदार, अगर मेरी बेटी को किसी ने भी हाथ भी लगाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तो अवनी ने भी अपनी साड़ी का पल्लू अपनी कमर पर टांगा और फिर दिशा को देखकर बोलती है कि लगा तो थप्पड़, मैं भी देखती हूँ इसका बाप क्या करता है, कौन रोकता है हमें इसकी बेटी को मारने से, इसका तो क्या मेरे बच्चों का भी बाप मुझे कुछ नहीं कर पाएगा, मार थप्पड़ तू दिशा। इतना सुनते ही दिशा ने भी खींचकर एक थप्पड़ टिया के गाल पर जड़ दिया था और फिर टिया के तो जैसे आंखों से आंसू ही गिर गए थे। नव्या जो कि अभी थोड़ी सी दूर पर खड़ी थी वो बोलती है कि मेरे नाम का भी तू ही मार दे, क्योंकि मेरी पिटाई तो निहाल भी नहीं झेल पाते हैं, तो ये क्या ही झेल पाएगी, मेरा थप्पड़ ना ये झेल नहीं पाएगी, इसीलिए दिशा तू ही मार दे। तो दिशा ने अभी एक और थप्पड़ टिया के गाल पर जड़ दिया था और फिर उसका पिता खड़ा खड़ा सुलगती हुई आंखों से सबको घूर घूर कर देख रहा था, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर पाया था। अभी तीनों ही बहुएं ने टिया को बहुत ज्यादा मारा था। टिया के दोनों गाल एकदम से लाल हो गए थे और आंखों से आंसू बहने लगे थे, लेकिन टिया भी बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग थी, वो रोई नहीं थी, उसने अपने आंसू धीरे धीरे पोंछ लिए, बल्कि मन ही मन कुछ डिसाइड कर चुकी थी। तभी किट्टू भी गुस्से से बोलती है कि हाँ, तो क्या कहा था तुमने कि मेरा बेटा जगह जगह मुंह मारता फिरता है, मेरा बेटा स्नो वाइट के साथ रंग रलिया मनाता है, मेरे बेटे ने इसे अपनी रखेल बनाकर रखा है, ये मेरे बेटे की रखेल है, अब बोल ये सब दोबारा से मैं सुनना चाहती हूँ, बोल, हिम्मत है बोलने की? नहीं ना, तेरे अंदर हिम्मत ही नहीं है बोलने की। इतना कहकर
किट्टू ने टिया के बालों को पकड़कर उसे हिलाते हुए मिस्टर आहूजा के सामने लेकर गई और फिर गुस्से में बोलती है कि अपनी बेटी को लेकर जाओ यहाँ से, वरना सच कहते हैं हम चारों मार मार के ही इसकी जान निकाल देंगे। अभी के अभी लेकर जाओ अपनी इस बकवास और बहुत ही घटिया लड़की को। अरे ये लड़की तो हमारे घर की बहू बनने लायक ही नहीं है। हमारा ही दिमाग खराब हो गया था कि मैंने ऐसी कोटला को अपने घर की बहू बनाकर लेकर आ गए थे। ये तो हमारे घर के लायक ही नहीं है, बहू बनने के लायक क्या, ये नौकर बनने के लायक भी नहीं। अवनी भी आगे आई और फिर मिस्टर आहूजा को देखकर बोलती है कि क्या कहा था आपने कि आपकी बेटी की शादी प्रताप खानदान में इसीलिए की थी क्योंकि प्रताप खानदान संस्कारों से भरा हुआ है, बहुत ही ज्यादा संस्कार है प्रताप खानदान में, तो एक दो संस्कार अपनी बेटी को भी सिखा देते, अपनी बेटी को भी कुछ संस्कार देकर ही हमारे घर पर भेजते। दूसरे ही दिन इसने आकर मेरे बेटे पर घटिया इल्जाम लगा दिया। जरा पूछना शादी के बाद कौन सी रस्म निभाई है तुम्हारी बेटी ने, कौन सा परिवार जोड़ने की इसने कोशिश करी है, कभी किसी को एक कप चाय भी बनाकर पिलाई है इसने। हम सब ने सोचा था कि बाहर से आई है, एडजस्ट होने में इसे थोड़ा सा टाइम लगेगा, सही हो जाएगी, बच्ची है, लेकिन तुम्हारी बेटी को एडजस्ट नहीं होना था। तुम्हारी बेटी को तो यहाँ से दूसरों के साथ जाकर गुलछड़ने उड़ाने थे। आहूजा ने कहा कि बस बहुत हुआ है, मैं यहाँ पर कितनी देर से तुम लोगों की बकवास को सुन रहा हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कमज़ोर हो गया हूँ, मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ, मेरे भी पावर अभी तुम सब ने देखी नहीं है। मेरी बेटी को मेरे सामने ही मार रहे हो तुम, मेरे पीठ पीछे इसकी क्या हालत की होगी तुम सब ने। मैं ना अभी पुलिस को रिपोर्ट करूँगा, अभी पुलिस को बुलाऊंगा। तो वृंदा भी आगे आई और बोलती है कि हाँ तो कर दो ना रिपोर्ट, मैं भी ना केस लड़ लूँगी। ये तो मैंने भी सुना था कि निव्यांश की उसकी वाइफ से बनती नहीं है, उसकी वाइफ अच्छी नहीं है निव्यांश के लिए, लेकिन ये नहीं पता था कि इतनी घटिया लड़की के साथ निभा कैसे रहा है, कैसे जी रहा होगा निव्यांश इतनी गंदी लड़की के साथ। निव्यांश की तो दूसरे दिन ही ऐसी लड़की से डाइवोर्स ले लेना चाहिए था। तो वृंदा ने भी फिर से निव्यांश की तरफ देखकर कहा कि छोटे पैंथर, मैं ना फाइल बनाती हूँ आज के आज ही तुम्हारी, बहुत ही जल्द तुझे इस लड़की से डाइवोर्स दिलवा दूंगी मैं। तो आहूजा ने भी अब नील की तरफ देखा और फिर नील तो इधर उधर देखने लगा था, क्योंकि वो अच्छे से जानता था कि अगर कोई काम होम मिनिस्टर ने अपने हाथ में ले लिया है तो अब वो किसी की भी नहीं सुनेगी, अब तो वही होगा जो होम मिनिस्टर चाहेगा घर में। तो अवनी ने भी अब आहूजा को देखकर गुस्से से कहा कि नील की तरफ क्या देख रहे हैं आप, मेरी तरफ देखकर बात कीजिए, मेरी तरफ, मैं आपसे बात कर रही हूँ, उनसे कोई मतलब नहीं है। जिस दिन इस लड़की ने संकल्प पर इल्ज़ाम लगाया था ना, हमने तो उसी दिन ये सोच लिया था कि ये लड़की हमारे घर की बहू बनने के लायक ही नहीं है, बहू ये गलती से ही बन गई है हमारे घर की, लेकिन हम कुछ कर नहीं पाए थे। नील ने जो डिसीजन लिया था हमने उसे एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन अब नहीं एक्सेप्ट होगा नील का कोई भी डिसीजन। जितनी जल्दी हो सके इस लड़की को लेकर यहाँ से चले जाइए आप, नहीं तो सच कहते हैं बहुत बुरा होगा इस लड़की का हाल। बहुत ही जल्द मेरा बेटा आपकी बेटी को डाइवोर्स दे देगा। आहूजा ने भी गुस्से में कहा कि एक तो अपने बेटे के कांड को छुपा रही हो आप सब, और फिर मेरी बेटी को बदनाम कर रही हो। आप लोग ऐसे कैसे कर सकते हो? आपका एक बेटा मेरी बेटी को छेड़ता है और दूसरा बेटा बाहर रंगरलियां मनाता है, और फिर आप अपना पूरा परिवार अपने दोनों ही बिगड़े हुए बेटे को सपोर्ट कर रहे हो। आप लोग कैसे इंसान हो? मैंने तो पहली बार ही ऐसा परिवार देखा है, कुछ तो शर्म कीजिए आप लोग। तो किट्टू भी अब आगे आकर गुस्से से बोलती है कि मिस्टर आहूजा, शर्म आप करेंगे, हम नहीं करेंगे। हमने बहुत शर्म कर ली है और शर्म के चलते ही आपकी बेटी को बहुत झेला है। पिछले 1 साल से इस लड़की को अपने बेटे की जिंदगी में झेल रहे हैं हम। तो आहूजा ने भी अपनी बेटी की कलाई पकड़कर कहा कि चलो बेटी, मुझसे ना गलती हो गई थी, मैंने इस खानदान में तुम्हारी शादी कर दी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, लेकिन अब और नहीं, अब केस होगा। इन लोगों की इज्जत तो मैं भी अब चौराहे पर नीलाम करूंगा। अब पता चलेगा इन्हें कि आहूजा क्या चीज़ है। सारी दुनिया को बताऊंगा कि प्रताप खानदान अंदर से कितना ज़्यादा खोखला है, कितना ज़्यादा घटिया परिवार है ये। तभी टिया भी मगरमच्छ के आंसू बहाते हुए बोलती है कि नहीं पापा ऐसा आप कुछ भी नहीं करेंगे, ये मेरी ससुराल है, ये मेरे ससुराल वाले हैं। ये सुनते ही अब पूरे प्रताप खानदान की आंखें ऑलमोस्ट बाहर आ गई थी और वो सब एक दूसरे को देखने लगे थे, और जैसे उन्हें अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा हो, जैसे शायद उन्होंने कुछ गलत ही सुन लिया हो। उनके कान तो एकदम से सुन्न हो गए थे। तो शुभ और बंदरों की टुकड़ी तो बस अपने ही कानों में उंगली डालकर खुजाने लगे थे कि जैसे वो सही सुनने की कोशिश कर
रहे हैं उन्हें ना कुछ गलत ही सुनाई दे गया हो। तो आहूजा ने भी अभी अपनी बेटी को हैरानी से देखकर कहा कि पागल हो गई हो क्या तुम टिया, ये तुम क्या बोल रही हो? ये लोग तुम्हारी इतनी ज्यादा बेइज्जती कर रहे हैं और तुम हो ये चाहती हो कि मैं इनकी पुलिस में रिपोर्ट ना करूं, इनके साथ कुछ भी गलत ना करूं। मैं ऐसा नहीं होगा। तो टिया भी फिर से मगरमच्छ के आंसू बहाते हुए बोलती है कि पापा बेशक इन लोगों ने मुझे ना अपनाया नहीं है, ये मुझसे प्यार नहीं करते हैं, लेकिन मैंने इन्हें अपनाया है। ये मेरी फैमिली है। वैसे भी मैं ना प्रेग्नेंट हूँ, मुझे ना मेरे बच्चे को उसके बाप का नाम दिलवाना है। पापा मैं यहाँ से नहीं जा सकती हूँ। मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगी जिससे मेरे बच्चे का फ्यूचर खराब हो जाए, जिसे मैं बाद में कुछ भी करके ना सही कर पाऊँ। टिया प्रेग्नेंट है ये सुनकर तो अपने व्यास की आंखें भी ऑलमोस्ट बाहर आ गई थी। उसे तो अपनी आंखों और कानों पर यकीन ही नहीं था। बंदरों की टुकड़ी निव्यांश को ही देखने लगी थी और निव्यांश ने भी कंधे उचका दिए और फिर नियति उसकी आंखों से तो पानी के झरने अब तहर तहर कर बहने लगे थे। उसे तो बहुत तेज तेज से रोना आ रहा था। नियति ने भी मन ही मन खुद से कहा कि मैं जब जब खुश होने की सोचती हूँ तब तब मेरी किस्मत मुझे मेरी औकात याद दिला देती है कि मैं बहुत ही ज़्यादा बदकिस्मत हूँ, मेरी ज़िंदगी में कोई खुशी है ही नहीं। तो निव्यांश ने भी नियति को देखा जो चुपचाप से सिर झुकाकर बस अपने आंसुओं को बहा रही थी। निव्यांश का मन तो अभी ये हुआ था कि वो जाकर नियति को कसकर अपने गले लगा ले और उसे अपनी बाहों में समेट ले, उसे सब कुछ सच सच बता दे। लेकिन ये प्रॉब्लम अभी बहुत बड़ी थी, ये पॉसिबल ही नहीं था। वहाँ तो वो बिल्कुल भी ऐसी कोई हरकत करना ही नहीं चाहता था कि ताकि उसके घर वालों को भी बहुत ज़्यादा शर्मिंदा होना पड़े, जिससे उसकी फैमिली की नज़रों में ही वो खुद गिर जाए। आहूजा ने भी अब नील और रुद्र को देखकर कहा कि सुना मेरी बेटी कितनी ज़्यादा अच्छी है, वो कितना प्यार करती है आप लोगों से, और तुम लोग कैसे हो? तुम्हारे बेटे ने मेरी बेटी को प्रेग्नेंट भी कर दिया और अब तुम लोग उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं लेना चाहते हो, इसीलिए शायद तुम मेरी बेटी को इस घर से निकालना चाहते हो। अब निव्यांश भी आगे आके और फिर टिया को देखकर बोलता है कि टिया मैं चुपचाप से खड़ा हूँ, ये सोच कर कि तुम अपना ड्रामा बंद कर दोगी, तुम अपनी ये बकवास बंद करके अपने बाप को लेकर यहाँ से चली जाओगी, लेकिन तुम अपना ड्रामा बंद नहीं करोगी। सब कुछ सच सच बता दो कि मेरे और तुम्हारे बीच में तो कुछ भी ऐसा नहीं है कि तुम प्रेग्नेंट हो जाओ, समझे? तुम मेरे और तुम्हारे बीच में कोई भी पति पत्नी का रिलेशन नहीं है। अगर मैंने मुंह खोला ना तो सच कहता हूँ, तुम्हारे पापा के सामने तुम्हारी बहुत ही ज़्यादा इंसल्ट होने वाली है, इसीलिए सच सच बता दो। टिया भी फिर से थोड़ा सा मासूम बनते हुए बोलती है कि मैं सच कह रही हूँ निव्यांश, मैं प्रेग्नेंट हूँ, तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। मेरी ना सही कम से कम अपने इस बच्चे के बारे में तो कुछ सोचो। तो निव्यांश ने भी अब अपनी हथेली अपने माथे पर कसकर मार ली थी और फिर गुस्से में टिया को घूर कर देख कर बोलता है कि टिया क्या चाहिए तुम्हें? बताओ मुझे, तुम क्या चाहती हो? क्यों तुम मेरी जिंदगी में ग्रहण बनकर आ गई हो? क्यों मेरी जिंदगी को खराब कर रही हो? मेरा मुंह मत ना खुलवाओ तुम, मैं सच कहता हूँ टिया, मैं कुछ ना उल्टा सीधा ही बोल दूंगा। मेरे पापा कहते हैं कि लड़की जैसी भी हो लेकिन उसकी इज्जत करनी चाहिए, कुछ भी करके कभी भी लड़की की बेइज्जत नहीं करनी चाहिए, लेकिन तुम तो इज्जत के लायक ही नहीं हो। एक और नया झूठ बनाकर मेरे सामने नाटक कर रही हो तुम कि तुम मेरे बच्चे की माँ बनने वाली हो, तुम प्रेग्नेंट हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। देखो टिया, ना तो तुम मुझे पसंद करती हो ना ही मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, और हाँ, हम दोनों का डाइवोर्स हो जाए तो यही सोल्यूशन है, यही दोनों के लिए अच्छा होगा। तुम्हें जितना अमाउंट चाहिए होगा ना मैं तुम्हें दे दूंगा, लेकिन प्लीज़ मेरी ज़िंदगी से दूर हो जाओ तुम। तो टिया ने भी अपने निव्यांश को देखा और फिर मन ही मन बोलती है कि ऐसे कैसे दूर हो जाऊँ मैं तुम्हारी ज़िंदगी से, बस यही तो नहीं चाहती हूँ मैं। तुम्हारी माँ ने जितनी मेरी बेइज्जती की है ना उसका हिसाब तो मैं सूद समेत चुकाऊंगी तुमसे। तुम्हें लगता है कि तुम मुझे डाइवोर्स देकर इस गूंगी बहरी लड़की से शादी कर लोगे? ऐसा नहीं होगा, मैं ऐसा होने ही नहीं दूंगी। टिया भी अब झटके से निव्यांश के पैरों में बैठ गई और फिर नाटक करते हुए बोलती है कि ऐसा मत करो निव्यांश, मैं अच्छे से जानती हूँ, मैं मानती हूँ कि मैंने तुम्हारी गर्लफ्रेंड के बारे में उल्टा सीधा बोल दिया है, तुम्हें बहुत ज़्यादा बुरा लगा होगा, लेकिन मैं सच कहती हूँ, मैं क्या करती, आखिर तुम्हारी बीवी हूँ ना मैं, तुम्हें उसके साथ कैसे देखती मैं, मेरा तो दिल बहुत ज़्यादा जलता है। प्लीज़ प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, प्लीज़ निव्यांश, मुझे ना मत छोड़ो, प्लीज़ मुझे डाइवोर्स मत दो तुम। मैं तुम्हारे बच्चे के साथ इस दुनिया में कैसे रहूँगी, कैसे सर्वाइव कर पाऊँगी मैं? प्लीज़, मैं अकेला नहीं कर पाऊँगी, प्लीज़ निव्यांश, हम फिर से ना अपनी नई ज़िंदगी की शुरुआत करेंगे, एक साथ खुशी खुशी रहेंगे। तो आहूजा ने भी अपनी बेटी की बाजू पकड़ी और फिर उसे उठाते हुए कहा कि चलो बेटी, अगर ये डाइवोर्स चाहता है ना तो हम डाइवोर्स इसके मुँह पर मारेंगे, इसे ना इसकी औकात दिखा कर ही रहेंगे। और रही बात तुम्हारे बच्चे को पालने की, तो अभी तुम्हारे बाप के पास बहुत सारा पैसा है, बहुत सारी दौलत है, वो तुम्हारे बच्चे को वो सारी खुशियाँ देगा, वो जो डिजर्व करता होगा उसे हर एक चीज़ मिलेगी। तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, इसके सामने हाथ पैर जोड़ने से कुछ भी नहीं होगा, ये तुम्हारे लायक ही नहीं है बेटी।
बेटा, चलो यहाँ से। आहूजा ने फिर से अभी नील और रुद्र को गुस्से से घूर कर देखा और फिर कहा कि आप दोनों भाई ये मत सोचना कि मैं इतनी आसानी से डाइवोर्स दे दूंगा तुम दोनों को। और हाँ, हमारे बीच जो भी कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है ना, वो सारे अब टूटेंगे। आपकी कंपनी को तो मैं बर्बाद करके छोड़ूंगा, एक एक पाई ले लूंगा मैं अपनी आपकी कंपनी से। प्रताप इंडस्ट्री ने इतना घाटा कभी भी नहीं झेला होगा जितना कि अब वो झेलने वाली है। मेरी बेटी के साथ ये सब कुछ करके तुम लोगों ने बिल्कुल भी ठीक नहीं किया है, बहुत गलत किया है तुमने। अपनी बर्बादी शुरू कर लो आज से। अब तुम्हें मैं बताऊंगा कि मुझसे टकराने का क्या अंजाम होता है। मेरी बेटी के एक एक आंसू का बदला लेकर रहूंगा मैं तुम लोगों से, छोड़ूंगा नहीं मैं किसी को भी, समझे तुम सब। ये कहकर आहूजा नील को गुस्से से देख रहा था और फिर रुद्र जो जाकर अभी नील के सामने खड़ा हो गया और गुस्से से बोलता है कि किसे धमकी दे रहे हैं आप, ये किससे बोल रहे हैं आप? हम भाइयों को आप अलग करना चाहते हैं? आपको क्या लगता है कि पैसों के लालच में आकर हम आपकी घटिया बेटी को अपना लेंगे, अपने घर में रख लेंगे, इसके झूठ को सच मान लेंगे हम? नहीं, ऐसा नहीं होगा। मैंने अपने बिजनेस को जीरो से उठाकर बुलंदियों पर पहुंचाया है। आप मुझे बता रहे हैं कि बिजनेस के दाव पेच कैसे किए जाते हैं? जाइए, जाकर जो करना है ना कर लीजिए आप, मैं डरता नहीं हूँ आपसे। मैं भी तो देखूं आहूजा इंडस्ट्री में कितनी हिम्मत है कि वो प्रताप इंडस्ट्री की नींव को हिलाकर रख दे। मैं भी देखना चाहता हूँ कि कैसे आहूजा प्रताप खानदान से टकराता है। प्रताप इंडस्ट्री की नींव किसी की भी रहमो करम पर नहीं टिकी है, समझे आप, बल्कि हम भाइयों की मेहनत पर खड़ी हुई है। और जब तक हम भाई साथ में हैं तब तक जितनी भी आहूजा एक साथ आ जाए ना, हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते हैं। कोई हमें अलग भी नहीं कर सकता, ना ही कुछ नुकसान पहुंचा सकता है। इतना कहकर रुद्र ने कहा कि दरवाजा उस तरफ है, चले जाइए और अपनी बेटी को भी लेकर जाइए, जो करना है कर लेना। प्रताप ब्रदर्स डरते नहीं हैं आपसे और अब तो ये डाइवोर्स होकर ही रहेगा। टिया बोलती है कि पापा आप ऐसे कैसे कर सकते हैं, ये मेरे ससुराल वाले हैं, आप ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे, आप ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। आपको आपकी बेटी की कसम, जिससे मेरे ससुराल वाले की इज्जत जरा से भी खराब हो। आहूजा को तो अब अपनी बेटी पर भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगा था। वो चाहे जितना भी गुस्से में था, लेकिन उसे लग रहा था कि शायद उसकी बेटी अभी भी अपनी अच्छाइयों की वजह से ही ये सब कुछ कह रही है। उसे अपनी बेटी की झूठी नौटंकी दिख ही नहीं रही थी, जबकि वो नहीं जानता था कि उसकी बेटी तो बहुत ही ज़्यादा घटिया किस्म की लड़की है और जो कुछ भी किया है सब उसकी बेटी ने ही किया है, जो अपने प्लान में अपने पापा को भी इमोशंस के साथ खेल रही है, उनके साथ भी उन्हें बहुत ज़्यादा ब्लैकमेल कर रही है। आहूजा ने अपनी बेटी का हाथ पकड़कर कहा कि चलो टिया, बहुत ज़्यादा बेइज्जती करा ली है तुमने अपनी। अगर मैं तुम्हारी अरेंज मैरिज कर सकता हूँ ना, तो तुम्हें डाइवोर्स भी दिला सकता हूँ मैं। तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। जहाँ तुम्हारी इज्जत नहीं है ना, वहाँ तुम्हारा रहना मैं बिल्कुल भी गवारा नहीं करूँगा। आज से तुम कभी भी यहाँ पर नहीं रहोगी। इतना कहकर आहूजा अपनी बेटी को वहाँ से लेकर जाने लगा। टिया भी अब किसी दुखियारी की तरह उनके साथ साथ चली गई और फिर उसके जाते ही सब ने घूर कर अभी निव्यांश की तरफ देखा। निव्यांश भी अब धीरे धीरे से कांपने लगा था। तभी निव्यांश के पास गया और बोलता है कि टिया ने अभी जो कुछ भी कहा, क्या वो सच था? क्या कहा है उसने? क्या वो सच में वो सही कह रही थी? तो निव्यांश अभी सिर झुकाकर अपने पापा के सामने खड़ा था। नील ने भी गुस्से में चिल्लाते हुए फिर से कहा कि छोटे पैंथर, मैं तुझसे कुछ पूछ रहा हूँ। टिया ने अभी जो कुछ भी कहा, क्या वो सच है? क्या तुम नियति को पसंद करते हो? क्या तुम उसे अपने साथ डेट पर लेकर जाते हो? क्या तुम उससे प्यार करते हो या नहीं? क्या नियति जानती है कि तुम पहले से ही शादीशुदा हो, या फिर तुमने नियति का फायदा उठाने की कोशिश की है? मुझे जो कुछ भी है ना, सच सच बता दो। निव्यांश, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ ना। तो नील अभी इस वक्त बहुत ही ज़्यादा गुस्से में निव्यांश को घूर कर देख रहा था। तभी निव्यांश अपने पापा को गुस्से में जवाब नहीं देना चाहता था। वो धीरे धीरे शांत होना चाहता था। वो क्या जवाब देता, कि क्या ही कहता अपने पापा से कि हाँ, वो स्नो वाइट से बहुत ज़्यादा प्यार करता है, उसे वो बहुत ज़्यादा पसंद करता है और फिर उसने एक डर की वजह से ही स्नो वाइट को अपनी शादी के बारे में नहीं बताया था। तो निव्यांश अभी चुपचाप से खड़ा हुआ था। तो नील का गुस्सा अब और भी ज़्यादा बढ़ता जा रहा था। नील ने भी निव्यांश के कॉलर को गुस्से से पकड़कर उसे हिलाते हुए कहा कि निव्यांश, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ ना, कि क्या सच है? क्या सच है? बताओ मुझे। क्या सच में तुम नियति को पसंद करते हो? क्या तुम उससे शादी करना चाहते हो? उससे प्यार करते हो? बताओ मुझे। क्या तुम उसे पसंद करते हो या फिर बस उसका फ़ायदा उठा रहे हो तुम? क्या नियति जानती थी कि तुम शादीशुदा हो या फिर नहीं? बताओ मुझे। क्या टिया जो बकवास करके यहाँ पर गई है वो सच है या फिर झूठ है? तो निव्यांश ने भी अब एक बार से नियति की तरफ देखा, जो अभी भी सिर झुकाकर बस रोए जा रही थी। उसका रोना तो अभी भी बंद ही नहीं था। नियति को अब जिया बहुत देर से संभाल रही थी, लेकिन नियति का रोना तो अब जैसे कम ही नहीं हो रहा था।
उसका रोना भी अब धीरे धीरे तेज होता जा रहा था। होता भी कैसे, उसकी फैमिली वहाँ पर नहीं थी और उसका कोई सपोर्ट भी करने वाला नहीं था। वो एक ऐसी फैमिली सी थी जो बहुत ही ज़्यादा बेइज्जती हो रही थी उसकी, जिसे वो अपना मान चुकी थी, वहीं पर उसकी बेइज्जती हो रही थी। नील ने एक बार फिर से चिल्लाते हुए कहा कि निव्यांश, मैं तुझसे कुछ पूछ रहा हूँ ना, क्या नियति जानती थी कि तुम शादीशुदा हो या फिर नहीं? तो निव्यांश ने नाम में अपनी गर्दन हिला दी और फिर नील का गुस्सा तो और भी ज़्यादा दुगना हो गया था। नील ने अभी निव्यांश को मारने के लिए अपना हाथ उठा लिया था, लेकिन वो थप्पड़ अभी निव्यांश को लगता उससे पहले ही उसे रुद्र ने आकर पकड़ लिया था और फिर नील का हाथ एकदम से झटकते हुए कहा कि पागल हो गए हो क्या तुम नील? तुम छोटे पैंथर पर अपने हाथ उठा रहे हो, अपने बेटे पर हाथ उठाओगे तुम? अपने जवान बेटे पर हाथ कैसे उठा सकते हो नील तुम? हमने क्या पहले ही इसकी ज़िंदगी कम नरक बना रखी है जो तुम अब उसे मारने पर भी उतारू हो गए हो? हमने ही तो उसकी ज़िंदगी नरक बनाई है और अब तुम उसे मार भी रहे हो। ऐसा नहीं होगा, समझे तुम? क्यों मार रहे हो तुम निव्यांश को? ऐसा क्या कर दिया है इसने? क्या कर दिया है निव्यांश ने? बताओ मुझे इसने क्या गलत किया है? अगर निव्यांश नियति को पसंद करता भी है तो क्या बुराई है? क्या गलत कर दिया है निव्यांश ने? क्या तुम्हें नियति पसंद नहीं है? क्या नियति पसंद नहीं है हम सबको? मुझे तो नियति बहुत पसंद है। क्या तुम नहीं चाहते हो कि निव्यांश अपनी बीती जिंदगी को भुलाकर अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाए, वो भी एक अच्छी सी लड़की से शादी करके हमारे घर की दूसरी बहू को लेकर आए? तुम भी जानते हो और मैं भी जानता हूँ कि निव्यांश बिल्कुल तुम पर ही गया है। तुमने तो फिर भी जिया से दोस्ती की थी, लेकिन निव्यांश उसकी जिंदगी में कोई लड़की नहीं आई थी। तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम्हारे बेटे की जिंदगी में टिया के अलावा भी कोई ऐसी लड़की है जिसे वो प्यार करता है, जिसे वो पसंद करता है, जिसके साथ वो अपनी ज़िंदगी भी बिताना चाहता है। तुम ऐसे कैसे उसके सामने उसे मारने के लिए आ गए? बोलो तुम, और तुम हो कि अपने बेटे को ही मारने पर उतारू हो गए। नील, मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी, वो भी उस टिया के कहने पर तुम उसे मार रहे हो। टिया कुछ भी बोलेगी और तुम उसे सच मान लोगे, जबकि तुम अच्छे से जानते हो टिया किस तरीके की लड़की है, कितनी घटिया इंसान है वो, कितनी गिरी हुई लड़की है वो। नील, मेरे बेटे पर कोई हाथ उठाए मुझे ना बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगा, समझा तू? और मैं नहीं चाहता हूँ कि तू मेरे बेटे पर हाथ उठाए। आज के बाद मैं निव्यांश को मारने से पहले 4 बार जरूर सोच लेना। वो मेरा बेटा है, मेरा बेटा है वो, समझे तुम? तो नील ने भी अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए कहा कि ठीक है, जो करना है करो। मुझे तो तुमने नाम का ही बड़ा बनाया हुआ है ना, बस नाम की ही बड़ी उपाधि दी है। मैं ना किसी से कुछ ना पूछ सकता हूँ, ना मैं किसी को कोई जवाब दूंगा, ना ही मैं किसी को कुछ कर सकता हूँ। जिसका जो मन में आता है वो करता रहता है। पूछ कर बता मुझे अपने बेटे से कि अगर इसे नियति पसंद थी तो इसने नियति से सच क्यों नहीं बोला? क्यों नहीं इसे बताया कि ये पहले से ही शादीशुदा है? इसे नियति को सबको सच बताना चाहिए था। नियति को सच क्यों नहीं बताया? देखो नियति की हालत कैसी हो गई है, उसकी शक्ल ही बता रही है कि उसे कुछ भी नहीं पता था। और तो और अब टिया प्रेग्नेंट भी हो गई है। तेरे पास कोई जवाब है कोई जवाब तेरे पास तो दे मुझे। और हाँ, तेरे बेटे के पास इस बात का अगर कोई जवाब है तो पूछ उससे, उसके पास क्या जवाब है इस बात का। रुद्र बोलता है कि हाँ, एक दुनिया में एक तू ही है ना जो सबसे ज़्यादा समझदार है, तू ही है जो सबसे ज़्यादा अच्छा है। अगर निव्यांश ने नियति को सच में नहीं बताया है तो ज़रूर कुछ सोच कर ही उसे सच नहीं बताया होगा, ज़रूर उसने कुछ सोचा होगा। हो सकता है निव्यांश ने सोचा हो कि जब नियति पूरी तरह से ठीक हो जाएगी तब वो उसे सच बता देगा, वो अपनी तरीके से उसे सब कुछ बता देगा। हो सकता है उसने सोचा हो कि वो टिया को डाइवोर्स देने के बाद ही नियति को सारा सच बताएगा और तब ही उससे शादी की बात करेगा। तुम्हें कैसे पता कि नियति के साथ इसे टाइम पास कर रहा था, उसके साथ बस उसका फ़ायदा उठाने के लिए ही था, ये नियति की मासूमियत का फ़ायदा उठा रहा था। तुमने कैसे सोच लिया? तुझे लगता है कि हमारा निव्यांश ऐसा कुछ कर सकता है? बोल, क्या हमारे बच्चों में इतना भी संस्कार नहीं है कि वो किसी लड़की की इज्जत के साथ खेलेंगे? बोल, वो मेरे बच्चे हैं, मेरे बच्चे कभी भी किसी लड़की की इज्जत के साथ नहीं खेलेंगे। टिया बकवास करके गई और सबसे समझदार आदमी उसकी बातों में आ गया। मुझे तो तुझ पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है कि तू टिया की बातों में आ गया। तो नील भी अब गुस्से में बोलता है कि चलो मान लेता हूँ कि तुम्हारी बात ठीक है, लेकिन टिया भी प्रेग्नेंट है ना, उसका क्या होगा? उस बच्चे का क्या होगा जो हमारे खानदान की वारिस होने वाली है? क्या होगा टिया और निव्यांश के बच्चे का? बता मुझे। तुम्हें लगता है कि टिया इतनी आसानी से निव्यांश को डाइवोर्स दे देगी और वो इसकी ज़िंदगी से चली जाएगी? जितने मगरमच्छ के
के आंसू बहाकर गई है ना वो, तुम्हें लगता है कि वो आसानी से निव्यांश का पीछा छोड़ देगी? वो उसकी ज़िंदगी से ऐसे चुपचाप से चली जाएगी? रुद्र, तेरे सामने मैंने निव्यांश से कितनी बार पूछा था ना कि वो टिया के साथ खुश है या फिर नहीं है। अगर नहीं है तो ये हम सबको बताए, हम सबका इसके पास सपोर्ट रहेगा, हम इसका डाइवोर्स खुद ही करवा देंगे। लेकिन उस वक्त ये बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल होकर सोच रहा था और उसका नतीजा आज हम सबके सामने आ गया है। वो आई हमारे घर में रहने वाली लड़की के बारे में ना जाने कितना कुछ उल्टा सीधा बोलकर चली गई, ना जाने उसे क्या क्या उसने बोल दिया है। मैं ना उसके साथ एक पल भी ऐसी बर्ताव नहीं देख सकता हूँ। अब कुछ भी नहीं कर पाएंगे हम लोग। तो किट्टू भी आकर आकर बोलती है, ऐसे कैसे कह रहे हो भैया, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। हम थप्पड़ तो मारे हैं हमने उसे इतने ज़्यादा, आज के बाद कुछ भी उल्टा बोलने से पहले 4 बार सोचेगी वो। लेकिन आप तो राशन पानी लेकर मेरे बेटे पर ही चढ़ गए, आप मेरे बेटे से ऐसे कैसे कर सकते हैं? तो नियति भी अब सबको देख रही थी और उसके आंसू अभी भी ठहरने का नाम नहीं ले रहे थे। उसके आंसू तो जैसे आज उसका दामन छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं थे। लगातार नियति की आंखों से आंसू बहते जा रहे थे। नियति ने भी कसकर जिया की बाजू पकड़ी हुई थी। तो जिया ने भी अब नियति को देखा तो उसे अब नियति पर बहुत ज़्यादा प्यार आ गया था। उसे लगा कि शायद उसकी बेटी आज सच में उसका सपोर्ट की ज़रूरत है। तो जिया बोलती है कि रुद्र, मैं नियति को लेकर यहाँ से जा रही हूँ, मुझे नहीं लगता है कि अब हम यहाँ पर रुकना चाहिए, अब हम यहाँ पर नहीं रुक सकते हैं। रुद्र ने भी हाँ में अपनी गर्दन हिला दी। तो जिया भी नियति को संभालती हुई प्रताप हाउस से बाहर लेकर जाने लगी। तो नियति अभी जा रही थी और तभी नील ने पीछे से नियति को रोकते हुए पूछा, नियति नियति, क्या तुम प्रताप खानदान की बहू बनोगी? क्या तुम निव्यांश से शादी करोगी? क्या तुम हमेशा के लिए इस घर की बहू बनकर यहाँ पर रहोगी? तो नियति ने अपने आप को अब इतनी मुश्किल से कंट्रोल किया हुआ था कि वो आंसू अभी फिर से बहने लगे थे। उसका मन पलटकर अभी नील को देखने का भी नहीं कर रहा था, उसका दिमाग भी काम करना बंद कर दिया था। तो नियति भी कुछ भी नहीं बोली और चुपचाप से सुबकती रही। तो रुद्र ने अभी जिया से कहा कि जिया थी, आप जाओ नियति को लेकर। नियति कुछ सोच कर ही जवाब देगी, सब कुछ सोच लेगी फिर ही ये हमारे परिवार को जवाब देगी। तो जिया और नियति अभी वहाँ से चली गई थी। रुद्र ने नील की बाजू पकड़कर उसे अपनी तरफ घुमाया और फिर बोला कि तुम्हारे अंदर दिमाग सच में खत्म हो गया है क्या, या फिर सच में तुम ऐसे पागल हो जाओगे, मुझे भी पागल कर दोगे? सच में तुम्हें बहुत ही ज्यादा बुढ़ापा आ गया है क्या? रुद्र ने फिर अवनी की तरफ देखते हुए अवनी से कहा कि अवनी, तुम ना नील को बादाम बादाम खिलाओ यार, कितना ज्यादा बुढ़ापा आ गया है इसके अंदर। तो अवनी बोलती है कि मैं तो खिलाती हूँ, पता नहीं फिर भी इनका दिमाग काम क्यों नहीं करता है, इनका दिमाग काम करना कैसे बंद कर सकता है? मैं तो इन्हें हर रोज बादाम खिलाती हूँ। तो नील तो अभी एक बार अपने भाई को देखता और फिर एक बार अवनी को देखता, अपनी बीवी को देखता। तो रुद्र बोलता है कि हमें देखने से क्या होगा, सबके सामने तू नियति से कैसे पूछ सकता था कि वो भी इस सिचुएशन में तू उससे पूछ रहा है कि वो इससे प्यार करती है या नहीं? अभी नियति कुछ भी कहने की हालत में नहीं है और वैसे भी सिर्फ नियति से पूछने से कुछ भी नहीं होता है। पहले निव्यांश और टिया का डाइवोर्स कराना होगा, उसके बाद ही हम नियति और निव्यांश के रिश्ते के बारे में कुछ सोच सकते हैं। नील बोलता है, अच्छा और उस बच्चे का क्या होगा जो टिया के पेट के अंदर पड़ रहा है? रुद्र, अभी ये सब कुछ ना सॉल्व करना इतना भी आसान नहीं है जितना कि तू समझ रहा है, इतना आसान नहीं है ये सब कुछ ठीक करना। मैं किसी भी हालत में इस खानदान के वारिस को टिया के पास नहीं रखना चाहता हूँ, कुछ भी हो जाए मैं अपना वारिस तो इस खानदान में ही लेकर आऊँगा। टिया उस बच्चे को भी अपने जैसा ही बना देगी। सब कुछ उलझता जा रहा है, मैं ना पागल हो रहा हूँ, पागल, सब कुछ उलझ पुलझ हो गया है। तो शुभ ने अभी नील को संभालते हुए कहा कि भैया कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, इतना ज़्यादा परेशान क्यों हो रहे हो, हम सब साथ में है ना, सब कुछ सॉल्व कर लेंगे। हमने तो ना जाने कितनी ही प्रॉब्लम को साथ में सॉल्व कर दिया है। याद है ना वो निशा जो रुद्र भैया के पीछे पड़ गई थी, उसे भी हमने कितनी आसानी से इंडिया से बाहर भेज दिया था। और फिर ये तो बच्ची है, बच्ची उसके सामने, इससे तो बंदरों की टुकड़ी ही निपट लेगी, हमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इधर दूसरी तरफ जैसे ही जिया और नियति गाड़ी में आकर बैठी थी वैसे ही रूही की गाड़ी भी आकर प्रताप हाउस के बाहर रुकती है। तो रूही अभी गाड़ी से उतरकर प्रताप हाउस के अंदर चली गई थी। उसने प्रताप हाउस के घर का नज़ारा देखा तो उसकी आंखें तो अभी खुली की खुली रह गई थी। उसे तो कुछ भी नहीं पता था कि आखिर यहाँ पर क्या हुआ है और सबके मुँह ऐसे लटके क्यों हैं, सब इतना ज़्यादा परेशान क्यों हैं। इधर दूसरी तरफ नियति जो अपने आंसू रोकने की बहुत ज़्यादा कोशिश कर रही थी, लेकिन शायद आज उसके आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। उसकी आंखों से लगातार बस आंसू बहते जा रहे थे। दक्ष को छोड़कर सब वापस आ रहे थे जिया के घर पर। तो वीरू अभी ड्राइव कर रहा था और जय जो अभी आगे बैठा हुआ था। जिया और वृंदा नियति के पास पीछे बैठी हुई थी। नियति भी जितना ज़्यादा रोती जय वीरू उतना ही ज़्यादा गुस्सा करते उस पर, लेकिन दोनों को अभी कुछ भी नहीं कर रहे थे, ना ही वह अभी दोनों कुछ कह सकते थे।
नियति अपने आंसू रोकने की पूरी कोशिश कर रही थी, लेकिन आज जो कुछ भी उसने देखा था, जो कुछ भी उसने सुना था, उसके चलते वो चाह कर भी खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी और फिर उसका सुबकना भी सबको बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था। जिया और वृंदा भी बहुत ज़्यादा दुखी हो रही थी नियति को रोता हुआ देखकर। वीरू ने अचानक ही गाड़ी को साइड में झटके से रोक दिया और फिर पीछे पलटकर नियति को देखकर कहा कि तुम पागल हो गई हो क्या? क्यों रो रही हो तुम इतना ज़्यादा? किसने क्या कहा है तुमसे? तुम क्यों इतना ज़्यादा रो रही हो? तुमने खुद की हालत क्यों ख़राब की हुई है रो रो कर? क्यों इतना ज़्यादा रो रही हो? तुम चुपचाप से नहीं चल सकती हो क्या? तुम चुप नहीं होगी क्या? मैं ये गाड़ी नहीं चलाऊंगा अगर तुम चुप नहीं हुई, समझी तुम? तो नियति का रोना तो अब और भी ज़्यादा तेज हो गया था। तो जिया ने भी नियति को गले लगा लिया और फिर वीरू को देखकर बोलती है कि वीरू, पागल हो गए हो क्या तुम? एक तो वो पहले से ही इतना ज़्यादा रो रही है और ऊपर से तुम भी इसे ही डांट रहे हो। तो जय भी अब पीछे पलट कर जिया को देखकर बोलता है, वही तो पूछ रहा है वीरू, ये रो क्यों रही है? इसने क्या ऐसा कर दिया है जो इतना ज़्यादा रो रही है? इसने क्या कर दिया है जो इसे इतना ज़्यादा रोने की ज़रूरत हो गई है? कोई भी लड़की इसके बारे में बकवास करेगी और ये रोने लग जाएगी। मैं ना इसीलिए इस पर गुस्सा कर रहा हूँ। तो वृंदा को भी अब गुस्सा आ गया था। उसने भी वीरू को दांत पीसते हुए देखा और बोलती है कि तुम समझते क्यों नहीं हो? वो लड़की है, लड़की, उसके बारे में कोई कुछ उल्टा सीधा कहेगा तो उसे बुरा तो लगेगा ही ना, और ऊपर से उसकी फैमिली भी नहीं है, तब तो उसे और भी ज़्यादा बुरा लगेगा। तभी वीरू भी वृंदा को जवाब देते हुए बोलता है कि हाँ, तो हम सब कौन है बताओ? हम सब इसकी फैमिली नहीं है क्या? क्या हम इसकी फैमिली नहीं है? बोलो, इसे कौन सी फैमिली की ज़रूरत है? हम भी सब तो इसकी फैमिली है। क्या हमने इसे बुरे वक्त में अकेला छोड़ दिया क्या? हम तो इसे अपनी बेटी मानते हैं ना, लेकिन ये शायद हमें अपना कुछ मानती ही नहीं है। ये हमें अपनी फैमिली ही नहीं मानती है, तभी तो इतना ज़्यादा रो रही है और हमारे कहने पर भी चुप नहीं हो रही है। तो जिया ने भी अब जय को देखकर कहा कि जय, वीरू से कहो ना कि चुपचाप से ये गाड़ी ड्राइव करेगा। पता नहीं क्या क्या बकवास किए जा रहा है ये नियति के साथ। तो वीरू ने भी ना में अपनी गर्दन हिलाकर कहा कि नहीं भाभी, पहले नियति बताएगी वो रो क्यों रही है, उसे इतना ज़्यादा रोना क्यों आ रहा है। नियति का रोना तो अब फिर से तेज हो गया था और फिर वो वीरू की शिकायत करते हुए बोलती है कि आंटी, आंटी प्लीज़ अंकल से कहो ना, मुझे डांटे नहीं, ये मुझे इतना ज़्यादा डांट क्यों रहे, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। तो दोस्तों, इसी के साथ इस कहानी का आज का ये एपिसोड यहाँ पर समाप्त होता है। कहानी पसंद आए लाइक शेयर सब्सक्राइब